नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर को लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो पहली खबर कर्नाटका से है, जिसके विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। मतदान की तारीख 10 मई को रखी गई है और वोटों की गिनती का काम 13 मई को होगा। तस्वीरों में दिख रही शख्सियत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जिन्होंने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक के करीब 5.5 करोड़ मतदाता 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग करेंगे। Karnataka assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. मौजूदा बीजेपी सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने जा रहा है। इस बार मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस साथ साथ थी, लेकिन इस बार जेडीएस अलग चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पंजाब और यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 10 मई को उपचुनाव होंगे। अहम बात यह रही कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की। तो कर्नाटक का सियासी बुगुल बच चुका है। इसी बहाने आज कर्नाटक के चुनावी मुद्दों को डिकोड करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कर्नाटक में ये आप जानते हैं कि 224 विधानसभा सीटें हैं। इसी महीने कर्नाटक की भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। राज्य की आबादी में इनकी संख्या करीब 13% है। ये मुद्दा काफी अहम रहेगा। इसी तरह टीपू सुल्तान भी एक मुद्दा बनेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया है कि वोकालिगा समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। भाजपा का यह कदम करीब 14% आबादी वाले वोकालिगा समुदाय को अपने पाले में लाने वाला बताया जा रहा है। हिजाब विवाद भी चुनाव में छाया रहेगा। विवाद की शुरुआत 2021 में शुरू हुई। उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 विद्यार्थी को क्लास में दाखिल होने से रोक दिया गया। ये बात आपने देखा, पूरे देश में खबर चली। यहां शुरू हुआ विरोध पूरे राज्य और बल्कि कहिए कि पूरे देश में फैल गया। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां बुधवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। इसी पर आधारित एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काले कपड़े, हाथों में सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर और नारेबाजी। तस्वीरें लोकसभा की हैं, जहां राज्यसभा के जैसे ही जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद वही हुआ जो होता आ रहा है। दोनों सदनों को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे थे, तो वहां कांग्रेस की एक अहम बैठक में शामिल हुए। लोकसभा के लिहाज से अहम अपडेट ये है कि लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सदस्यता खत्म होने से राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि $2 बिलियन हैं। मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता और अडानी के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी जी को घर दिलाने का मुद्दा है कि राहुल गांधी जी को न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है। ये स्पष्ट करना चाहिए कोई भी विषय के लिए। जनता के पास किस मुद्दों को लेके जाएंगे, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल की सदस्यता रद्द करने का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है और कब तक बना रहेगा ये देखना होगा। तो राहुल गांधी को उनकी सदस्यता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत बड़ा बयान है ये। तो इसी बहाने आज हम इस बात को डिकोड करेंगे कि जब सांसदों मंत्रियों के नाम के आगे पूर्व लग जाता है तब भी उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो पहले नियम था कि वही पूर्व सांसद पेंशन के योग्य माना जाएगा जिसने बतौर सांसद 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। पर साल 2004 में यूपीए की सरकार ने इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया था कि यदि कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाएगा तो पेंशन का हकदार होगा, एक दिन के लिए भी। और अब चौंकिएगा मत, एक सांसद यदि दोबारा सांसद निर्वाचित होता है तो उसकी पेंशन राशि में 2000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी जाती है और यही क्रम आगे चलता रहता है। यही नहीं, यदि कोई लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका है तो उसे दोहरी पेंशन मिलती है, यानी माननीय राज्यसभा से भी पेंशन उठाएं और लोकसभा से भी पेंशन उठाएं। ऐसे ही यदि कोई विधायक और सांसद रहा हो तो उसे भी दो पेंशन मिलती है। मौजूदा वक्त में पूर्व सांसदों को 25,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों के निधन के बाद उनकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। इसके पूर्व विधायकों को यात्रा व्यय, मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलती रहती हैं। तो मंगलवार की तरह बुधवार को भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बयान दोहराया। कुमारी शैलजा ने पूर्व मंत्रियों को छत्तीसगढ़ में आवंटित बंगलों का रिव्यू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रिव्यू किए जाएंगे और कुमारी शैलजा के बयान से कृषि मंत्री ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जो मैडम कह रही हैं वो ठीक है। ये दिल्ली का 12 तुगलक लेन है जो अभी तक वायनाड के सांसद राहुल गांधी का दिल्ली का पता है, लेकिन अप्रैल के अंत तक राहुल गांधी का ये बंगला खाली करना है। लेकिन लगता है तब तक बैटल ऑफ बंगला चलता रहेगा। बुधवार को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों को आवंटित बंगलों का रिव्यू करने का मुद्दा उठाया, जिसका कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने समर्थन करते हुए कहा कि प्रभारी चाहेंगी हम रिव्यू करेंगे। इसका रिव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर हमारी सरकार उसको देखेगी कि क्या कैसे है। वो जैसा चाहेंगी रिव्यू होगा, उसके बाद वो हमें निर्देश करेंगी उसको आगे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहु बन गए हैं और अहंकार में डूब चुके हैं, जिस पर सीएम भूपेश ने सवाल पूछा कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। सर शिवराज सिंह कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है लेकिन कांग्रेस में राहु काल चल रहा है सर, वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अब इसमें केस बनता है कि नहीं बनता, इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। कहा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों में देशव्यापी राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी हैं। तो अब वक्त है दो अहम तथ्यों को डिकोड करने का। पहला, राजनीतिक कटुता का स्तर लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है और कैसे बढ़ता जा रहा है, इसे डिकोड करना चाहिए। पहले ये जान लीजिए कि गांधी परिवार में इतिहास ने खुद को दोहराया है। इसके पहले राहुल गांधी की दादी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हुई थी। बात राहुल गांधी की करें तो 12 तुगलक लेन की राजनीतिक छत्तीसगढ़ को भोपाल के सियासी गलियारे में फैल चुकी है। दोनों ही दल पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। कोई भी दल किसी से पीछे दिखना नहीं चाहता। अब जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई तो कांग्रेस भी बीजेपी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाने लगी है। अब बात अगली, राहुल गांधी को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत अयोग्य ठहराया गया। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता का प्रावधान है। यह लाभ के पद का मामला होता है। इसी तरह दिमागी स्थिति सही नहीं होने, दिवालिया होने, नागरिकता रद्द होने पर भी अयोग्य साबित करने का प्रावधान है। क्लियर बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट कहा था, वो आपने सुना भी होगा, IBC 24 ने आपको सुनाया था, जिसकी प्रतिक्रिया बुधवार को देखने को मिली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस के वो सवाल क्या थे, रिपोर्ट में देखिए आप। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ये बयान मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस बजट सत्र में लगातार अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब पीएम ने दिया। बुधवार को पीएम के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार और पीएम विपक्ष से डरे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होंगे तो शुद्ध हो जाते हैं। कई बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर घबराहट पैदा हुई है। उन सभी सांसदों ने कहा कि तैयारों लड़ाई लंबी है, विपक्ष एक हो गया है। ऐसा लग रहा है कि समूची भारतीय जनता पार्टी, इनका नेतृत्व बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। आज की जो ये स्थिति पैदा हुई है उससे घबरा गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी को सीधे सीधे भ्रष्ट कह दिया। बहरहाल एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा सुर्खियों में है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें शामिल होने पर विपक्षी नेता के दामन पर लगे दाग धुल जाते हैं, यानी दाग धुल गए। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है और क्या यह सिर्फ बीजेपी के पास ही है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। लाइटर मोड में पहली बात समझनी होगी कि एक पार्टी के पास एक कथित वॉशिंग मशीन होती है जिसमें दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की धुलाई होती है और वो नेता फिर नए दल के लायक हो जाता है। हर पार्टियां ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती हैं जिन्हें वो पानी पी पी कर कोसती रही हो, और ऐसा हर दल करते हैं। कोई एक नहीं, रिकॉर्ड उठा के दे दूंगा, चिट्ठा मेरे पास है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हर पार्टियों की नजर विपक्षी दलों के असंतुष्टों पर होती है जो उसे मजबूत कर सके, यानी वहां असंतुष्ट है और यहां मजबूत कर सके। मौका मिलने पर राजनीतिक दल उसका फायदा उठा लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी एक वक्त बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में मिलाकर एमपी में बीएसपी को खत्म कर दिया था। आपको ध्यान नहीं है तो मैं याद दिला दूं, और याद दिला रहा हूं। कुल मिलाकर सबकी राम कहानी एक ही है, सबकी राम कहानी एक है। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में इजाफा कर दिया गया है, यानी बिजली महंगी हो गई है, जिससे आम लोगों को जोर का झटका लगा है और जोर से ही लगा है। ये नई दरें अगले हफ्ते से लागू हो जाएंगी, यानी अगले हफ्ते से आपका बिल महंगा आएगा बिजली का। एमपी की जनता को बिजली का जोर का झटका लगा है। दरअसल सरकार ने एक बार फिर बिजली की दरें 1.65% बढ़ा दी है। नई दरें एक हफ्ते बाद अगले बिल साइकिल से लागू होंगी। अब यूनिट की दरों की बात करें तो 0 से 50 यूनिट तक 4.21 से बढ़ाकर 4.27 रुपए हो गए हैं। तो 51 से 150 यूनिट तक 5.17 से बढ़कर 5.23 रुपए हो गए हैं। 151 से 300 यूनिट तक 6.55 से बढ़कर 6.61 रुपए और 300 यूनिट से ज्यादा पर 6.74 से बढ़कर 6.80 रुपए आम लोगों को प्रति यूनिट चुकाने होंगे। वहीं बिजली दर को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि महंगाई दर कोयला और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना होता है, इसीलिए कीमतों में इजाफा हुआ है। इधर कांग्रेस ने पलटवार किया है। 3 सालों में अभी टोटल कर लोगे तो टोटल 7% की वृद्धि नहीं की। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी हमको देना होता है। स्पष्ट स्थिति के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तारों में तो करंट आ नहीं रहा है, बिजली के बिलों के अंदर करंट आ रहा। रोज लूट सके तो लूट योजना इस मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जनता महंगाई से पहले ही परेशान है। ऐसे में चुनावी साल में बिजली दर बढ़ाने का फैसला सरकार के लिए कहीं गले की फांस न बन जाए। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। क्या है बिजली दरों में इजाफे का गणित,
उसे आपको समझना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में बिजली की दर को तय करने का काम विद्युत नियामक आयोग करता है। फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट यानी कि FCA के नाम बिजली की दर बढ़ाई जाती है। FCA की दर 3 महीने तक जैसी की तैसी रहती है। इसके बाद फिर इस पर विचार होता है। कुल मिलाकर विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत नियामक आयोग के पास ज्यादा खर्च होने, घाटा होने का रोना रोती रहती हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, और लगातार बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिलता है। बहरहाल आम जनता को झटका तो लग ही गया है। बात पॉलिटिकल करें तो कांग्रेस बीजेपी सरकार को कोस रही है और बीजेपी बैकफुट पर है, और इधर छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम एक बार फिर नहीं बढ़े। तो नामीबिया से अगली खबर है। नामीबिया से आई मादा चीता सियाया ने खुशखबरी दी है, गुड न्यूज आई है। सियाया ने 4 खूबसूरत नन्हे शावकों को जन्म दिया है जो एकदम स्वस्थ हैं, फिट हैं। वन प्रेमियों के लिए बेहद खुश कर देने वाली खबर है। कूनो में चीते के शावकों की किलकारियां गूंज रही हैं। दरअसल नामीबिया से लाई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 20 दिन पहले ही सियाया के प्रेग्नेंट होने की जानकारी कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन को मिली थी, जिसके बाद मादा चीता को विशेष निगरानी में रखा गया था। निगरानी के दौरान अफसरों को जानकारी लगी और देखा तो 4 और 5 नंबर के बाड़े के पास घनी झाड़ियों में 4 शावकों की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क में अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जताई है। नामीबिया से जो शुरू में 8 चीते लाए गए थे उसमें से एक मादा है जो सियाया है, और ये लगभग 2-3 दिन पहले के जन्म होना लगता है। तो देखने से नॉर्मल उसकी मदर और बच्चे सभी स्वस्थ लग रहा है। लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। 2 दिन पहले 4 साल की मादा चीता साशा की किडनी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसने कूनो प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन इस खुशखबरी ने नई उम्मीद जगा दी है। तो खबर तो मध्य प्रदेश से ही थी, लेकिन नामीबिया से जुड़ी हुई थी। अगली खबर पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। डोकलाम इलाके पर भूटान के पीएम ने चीन के दावे को स्वीकार कर लिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, एक रिपोर्ट देखिए आप। इस नक्शे को गौर से देखिए। नक्शे में दिख रहा डोकलाम का छोटा सा ये इलाका भारत चीन के बीच विवाद की वजह है, जहां दोनों के बीच झड़पें भी हुई हैं और इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते भी खराब हुए हैं। और अब इस विवाद में तीसरी पार्टी भी कूद पड़ी है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग ने डोकलाम इलाके के विवाद को 3 देशों का विवाद करार दिया। उनका कहना है कि डोकलाम विवाद को भारत, चीन और भूटान को मिलकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस विवाद में तीनों ही देश बराबर के जिम्मेदार और हिस्सेदार हैं। थेरिंग का बयान भारत के उस स्टैंड से उलट है जिसमें वो डोकलाम को भारत और भूटान के बीच का मसला मानता है। खुद थेरिंग भी पहले यही कहते रहे हैं। हालांकि अब उनका रुख भारत के लिए चिंता की वजह बन सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत डोकलाम में चीन के किसी भी दावे को नहीं मानता। उसके मुताबिक ये भारत और भूटान के बीच का मामला है। चीन का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो भूटान के प्रधानमंत्री का बदला रुख भारत के लिए चिंता का सबब है। क्यों है चिंता का सबब, चलिए डिकोड कर लेते हैं इसको और आपको समझाते हैं। डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। इसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। चीन यहां जिस इलाके में सड़क का निर्माण कर रहा था, वहां भूटान और चीन अपना अपना दावा करते हैं। भूटान ने चीन से कंस्ट्रक्शन रोकने की मांग करता रहा। भारत इस विवाद में भूटान का साथ देता रहा। वहीं चीन इसे ब्रिटिश दौर में हुई ट्रीटी का हवाला देकर अपना इलाका बताता रहा। यह जगह नाथुला दर्रे से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। चीन जहां सड़क बना रहा था, उसी इलाके में 20 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। यानी रणनीतिक तौर पर यह इलाका बेहद संवेदनशील है और अब भारत को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भूटान अपनी नीति पर फिर से विचार करे। तो न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो भी है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।